नमस्कार, जिंदाबाद जोहार। संविधान लाइव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। शख्सियतों के साथ चर्चा करने की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीलम से। सुनीलम जी, बहुत बहुत आपका आभार और कि आप इस तरह आए। जो लोग सुनीलम जी को जानते हैं उनसे हमें बताने की जरूरत नहीं कि मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में समाजवादी आंदोलन के जो नुआंसेस रहे हैं और 2000 के आसपास समाजवादी आंदोलन में जिस तरह के मुद्दे जुड़ रहे थे, उनमें किसान आंदोलन के साथ खासतौर से मुल्ताई में जब गोलीकांड होता है और उसके जरिए प्रदेश और फिर देश की राजनीति में किसानों की समस्याओं को नए सिरे से नए तरीके से रखने का काम डॉक्टर सुनीलम ने किया है। और ये उस दौर के नेता रहे हैं जबकि विधानसभाओं में किसी एक अकेले नेता की आवाज को उतनी मुस्तैदी के साथ विपक्ष की आवाज के तौर पर सुना जाता था। इसका दूसरा कोई उदाहरण अगर मिलता है तो शायद झारखंड में जो लोग 2000 के आसपास वहां रिपोर्टिंग कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि महेंद्र सिंह की जो आवाज हुआ करती थी वो उस तरह की आवाज थी। तो मध्य प्रदेश में हमारी विधानसभाओं से लेकर जल जंगल जमीन के सवालों पर और विभिन्न समूहों के साथ अलग अलग ढंग से राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मसलों पर बहस मुहावजे तेज करते हुए उनकी राजनीतिक समझ बढ़ाने के लिए जो काम सुनीलम जी ने किया है वो अपने आप में एक अनूठा काम है। इन दिनों में किसान आंदोलन से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के तमाम किसान नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में रहते हैं। बहुजन संवाद के साथ उनका सोशल मीडिया पर एक बड़ा काम है जो कि अपनी तरह का बहुत अनूठा और मानीखेज काम है। इन सभी परिचय के साथ में सुनीलम भाई बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हम सभी के। तो आज हम उनसे जानेंगे किसान आंदोलन की आज की बारीकी और आज के सवालों के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ सवाल शुरू करने से पहले ये जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन जो पिछला किसान आंदोलन था और अभी का जो किसान आंदोलन है उसमें आप फर्क कुछ देखते हैं क्या? ये क्या फर्क है और ये इसकी परिस्थितियां कैसे बनी कि एक बार फिर किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा? पिछला मतलब आप ये बता रहे हैं जो 380 दिन का था जिसमें 732 किसान शहीद हुए थे। आपको मालूम है कि वो जो पूरा आंदोलन चला उसका जो मूल फोकस था वो जो 3 किसान विरोधी कानून थे उसको लेकर के था। और उसका विरोध किसानों ने इसलिए किया था क्योंकि किसानों को लगता था कि जो उनकी जमीनें हैं वो मोदी जी छीन करके अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं। जिस तरीके के साइलोस बने थे, अडानी के साइलोस बने थे, और अभी तो कल मैंने देखा मोदी जी का कि 7.5 लाख जो है क्या टन जो है वो साइलोस का पूरे देश के अंदर हमने तैयार पूरा करवा लिया है और दुनिया का सबसे बड़ा भंडार जो है तैयार कर रहे हैं। तो वो उसके अंदर साइलोस तो बन गए थे लेकिन माल नहीं आ रहा था उसके अंदर। उसके लिए कानून बदलने की जरूरत थी कि कॉरपोरेट का टेक ओवर हो जाए पूरे एग्रो बिजनेस के अंदर। इसलिए उन्होंने ये काम किया, किसानों ने इसको समझ लिया जिसमें पूरा पीडीएस सिस्टम समाप्त होना था, मंडी व्यवस्था समाप्त होनी थी, इसलिए विरोध किया और आंदोलन को बदनाम करने की पहले कोशिश हुई लेकिन थक हार करके जब उन्हें लगा कि चुनाव ही हार जाएंगे और इसलिए उन्होंने फाइनली उसको वापस ले लिया। लेकिन वापस लेने के समय उन्होंने 9 दिसंबर 2021 को हमको एक आश्वासन पत्र दिया संयुक्त किसान मोर्चे को। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ संविधान लाइव के कि इसकी जो जड़ है संयुक्त किसान मोर्चे की वो मध्य प्रदेश के अंदर है। इस नाते से जड़ है कि यहाँ पर जब सबसे पहले यहाँ पर मंदसौर के अंदर पुलिस फायरिंग हुई थी, 6 किसान शहीद उसके अंदर हुए थे और तब मैं 3 बार गया था वहां पर, तीनों बार मेरी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद में दिल्ली के अंदर उस समय के जो बड़े किसानों के जो नेता लोग थे, महाराष्ट्र के अंदर राजू शेट्टी थे, यूपी के अंदर जो है एक वीएम सिंह थे, एक जो है वो अन्नू क्या कर्नावरन वो जो है वो तमिलनाडु के थे जो 100 किसानों के साथ है ना, अय्या जो जंतर मंतर बैठे रहे थे जो लगातार, और ऐसे पंजाब के जो नेता थे। तो सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि हम लोग एक मीटिंग बुलाएं और उस समय हम लोगों ने एक मंदसौर गोलीकांड के बाद जी तो मंदसौर गोलीकांड के रिस्पांस के तरफ चलते अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी एआईकेसी से जी। और हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम केवल 1-2 मुद्दों पे काम करेंगे क्योंकि हर किसान संगठन की बहुत लंबी लिस्ट रहती है अपनी, क्योंकि किसानों की तकलीफें ही इतनी ज्यादा है।
तो जब तय किया तो केवल दो मुद्दे निकल करके आए। एक जो है उचित मूल्य, मतलब पूरा दाम, मतलब C2 प्लस 50%, और दूसरा निकल करके आया कर्जा मुक्ति। हम लोगों को ये समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसके अंदर पूरा खेलती है। जब चुनाव आता है घोषणा कर देती है, कुछ थोड़ा बड़ा माफ कर देती हैं, मामला वैसे का वैसे ही रह जाता है। कुछ घोषणा कर देती हैं कि इतने के ऊपर खरीदेंगे, उचित दाम लगता है लोगों को और वो वोट दे देते हैं। तो हमने ये कहा कि ये टेम्परेरी कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन इसका होगा कि जब कानून बनेगा। तो हम दोनों चीजों के कानून बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है KCC ने। और जब कानून बनाने की बात आई तो कानून तो तैयार करवा लिए हमने दोनों जो है एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर, किसान संगठनों में मिलकर। लेकिन सवाल ये था कि अब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा कानून तो तभी बनेगा, वो तो किसान संगठन सड़क पे बैठ के नहीं कर सकते। तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के पास रीच आउट किया और उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप लोग क्या समझते हो, किसान क्या इसमें कौन कौन समझता सी है। पॉलिटिकल पार्टीज? हमने जो मीटिंग बुलाई उसमें 22 पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस सहित, सपा सहित, लेफ्ट सहित, सभी जितने आप अपोजिशन के आज जितने इंडिया गठबंधन के अंदर हैं वो सब लोग थे उसके अंदर। और सब लोगों ने, मतलब जैसे कहते हैं खड़गे जी से लेके और शरद पवार तक, है ना, और समाजवादी, सब लीडर्स थे। और सबने एक एक लाइन के ऊपर बात करके एक आदर्श, एक मॉडल एक तैयार किया दो कानूनों का। फिर हम लोगों ने उसको लोकसभा राज्यसभा के अंदर, जो हम लोग के MPs थे, राजू शेट्टी ने लोकसभा में किया, एक और हमारे केरल के साथी CPM ने जो है राज्यसभा में किया। कुल मिलाकर के बात यहाँ पे चली, इसी बीच में कोरोना आ गया। हम लोगों ने ये तय किया कि हम संविधान दिवस के ऊपर हर साल एक तरीके से दिल्ली के अंदर जो है दरवाजा खटखटाएंगे अपने सवालों को लेके, है ना। तो हम 2 बार तो हमने किया और लाखों लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, मतलब बकौल रमेश कुमार 3 लाख लोग इकट्ठे हुए। लेकिन अब जब कोरोना आ गया तो फिर संकट पैदा हो गया कि कैसे लोग कैसे आएंगे, क्योंकि ट्रेनें सब बंद थी। हम लोग जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम लोग का एक नारा रहता है, आना फ्री जाना फ्री पकड़ा गया खाना फ्री। अब ये जब ट्रेनें नहीं चल रही तो कहाँ से जाएंगे, तो हम लोग तो नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसका विस्तार करना चाहिए। तब फिर हमने एक मीटिंग बुलाई और उसमें संयुक्त किसान मोर्चे का हम लोगों ने गठन किया और ये तय किया कि अब ये, क्योंकि इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढते हुए मोदी जी ने 3 कानून किसानों के विरोध में लगा दिए। उन्हें लगा कि कोरोना है, किसान तो बंद है, सब कुछ बंद है, तो अपन कॉर्पोरेट के लिए जो कर सकते हो वो आप कर दो। तो उन्होंने जो ही किया, तो हम लोगों को इसके ऊपर रिएक्ट करना था। तो हम लोगों ने जो है संयुक्त किसान मोर्चा बना दिया और फिर 26 तारीख का हम लोगों ने कॉल दिया। तो जब कॉल दिया तो 2 दिन का कॉल था। हम लोग हर समय 26-27 के 2 दिन का करते हैं दिल्ली के अंदर, तो रामलीला ग्राउंड के ऊपर। अब इन्होंने जो है उसके अंदर हमको परमिशन नहीं दी। परमिशन जब नहीं दी तो वहां पर रोक लिया। रोका तो फिर वो 30 से 80 दिन तक रुके रहे। उस आंदोलन को पूरे देश और दुनिया ने देखा, बड़ी माना। और मुझको ऐसा लगता है कि वो एक पूरी दुनिया के अंदर बदलाव के लिए एक किस्म का मॉडल देश के किसानों ने दे दिया है। जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे उसका उपयोग वो कर सकता है। वो पूरी की पूरी एक सामूहिक नेतृत्व कैसे काम करेगा, अल्टरनेटिव मीडिया कैसे काम करेगा, रिसोर्सेज अपने कैसे लगाए जाएंगे, कैसे जो है मोबिलाइजेशन किया जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब एक ओवरऑल जो है फुल पैकेज है आंदोलन की रणनीति और उसे सफल बनाने और इसलिए नोम चॉम्स्की जैसे आदमी ने भी कहा इससे सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को इससे और सीखना अब चाहिए। उसका असर यूरोप में भी दिख रहा है। जी जी दिख रहा है। यूरोप में 40 देशों में, मतलब पूरी दुनिया के अंदर 40 देशों में जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन आया था, सब जगह पर ट्रैक्टर लेके लोग जो है वो किसान निकले हैं राजधानियों में। हम लोगों से वो आगे हैं, उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली के अंदर अपना गोबर भर दिया और अपने जानवर इकट्ठे किए और सबको घुसेड़ दिया सरकारी कार्यालयों ये में। चीजें तो अब ये बस मैं केवल उसके ऊपर आ रहा हूँ जो आपका मूल सवाल था। तो ये सब होने के समय जो आश्वासन पत्र दिया था वो पूरा नहीं किया, धोखा साबित हुआ हमारे को। तो हम लोगों ने फिर ये तय किया कि हमारा SKM कंटिन्यू करेगा और हम लोगों ने फिर जो है MSP की कानूनी गारंटी को लेकर के और जो है इसके साथ में अपना कर्जा मुक्ति, संपूर्ण कर्जा मुक्ति को लेकर के हम लोगों ने फिर लड़ाइयाँ हम लोगों ने शुरू की। पूरे देश भर के अंदर तमाम सारे धरने किए, प्रदर्शन किए। इस बीच में खास बात एक ये हुई कि जो किसान संगठन थे उनका संपर्क बना देश के ट्रेड यूनियन के साथ।
देश का ट्रेड यूनियन बहुत पुराना है, जैसे किसान संगठन बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से हमें समर्थन देना शुरू किया। फिर हमारा डायलॉग शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने एक उनकी तो 10 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, 6 करोड़ की उनकी मेंबरशिप है, ऑफिशियल रसीद कट के पैसा आता है उनके पास में। तो हम लोग जो है हम लोगों की बातचीत शुरू हुई, एक साथ मिलना शुरू किया। फिर उन्होंने हमारे आंदोलन को समर्थन किया, उन्होंने एक भारत बंद किया बीच में 16 अपने सवालों को लेकर। 16 फरवरी। अब वो अभी नहीं, अच्छा, 2 साल पहले, 2 साल हाँ, पहले। ठीक। तो फिर हमने उसका समर्थन किया। हमने कहा कि हम ग्रामीण बंद करें, आप अपना जनरल स्ट्राइक करिए, आप अपनी सेक्टरल स्ट्राइक करिए, हम ग्रामीण बंद करें। अच्छा। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो एक हम लोगों का एक अच्छा संबंध बना, रिश्ता बना, और वो चल रहा है। और चलते चलते हम लोगों ने फिर एक तालकटोरा स्टेडियम में हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा और ज्वाइंट जो ट्रेड यूनियंस हैं CTU का मिलके एक सम्मेलन किया, और उसमें हमने 10,000 किसान मजदूर इकट्ठे किए, और जो है उसके बाद एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन। इसमें भारतीय मजदूर संघ की भी शामिलियत है क्या? बस इसको छोड़ के समय, इसको छोड़ के, क्योंकि ये जो है यही एक अलग है, ये संघ का एक हिस्सा है, तो वो अलग रहता है। लेकिन बाकी सब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जितनों के नाम लोगों ने सुने होंगे, चाहे वो एटक हो, चाहे वो इंटक हो, चाहे वो CT हो, चाहे वो HMS हो, चाहे AIT, सभी सेवा जैसे सभी संगठन इसके अंदर सक्रिय रहे हैं। तो अभी जब ये सब कर रहे थे, इस बीच में हम लोगों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करने का काम किया। इसके पहले 26, 27, 28 नवंबर को हमने पूरे देश के अंदर संविधान दिवस के साथ में जोड़ के हम लोगों ने महापड़ाव किया किसान में का। तो 5 से लेके 50,000 तक लोग, जैसे मैं 26 नवंबर को जब मैं पंजाब गया तो मैंने खुद आंखों से देखा कि वहाँ पर जो है 50,000 किसान थे और 5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर थे वहाँ पे। अगले दिन में लखनऊ गया तो वहाँ 12-15,000 लोग थे, किसान थे वहाँ पार्क में। फिर उसके अगले दिन में पटना गया, वहाँ पर जो है 10-15,000 किसान थे। तो मतलब एक इसी नवंबर की बात मैं बता रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये कि ये सब चलता रहा, और चलते चलाते फिर हम लोगों ने अभी WTO का पुतला दहन किया, एक ट्रैक्टरों की फिर हम लोगों ने रैली निकालने का काम किया। 16 तारीख को फरवरी को हम लोगों ने बंद किया। तो कुल मिलाकर के हम अपने मुद्दे को, ये जो कहा जाता था कि पंजाब बेस्ड मूवमेंट है और कहीं नहीं है, तो हम ये बताते हैं कि जब हम कॉल करते हैं तो आसाम के अंदर भी और मणिपुर के अंदर भी उस कॉल का असर होता है। कश्मीर के अंदर भी जो है जो सेब पैदा करते हैं, या हिमाचल में जो सेब पैदा करने वाले किसान हैं, वो भी सड़कों के ऊपर आते हैं। फिर हमने मास ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ा, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटेलेक्चुअल्स, आपको मालूम है पी साईनाथ और उसके सब साथियों ने, दिनेश ओबरॉय वगैरह जो है, सब लोगों ने मिलकर नेशन फॉर फार्मर्स बनाया था, है ना, कि फार्मर्स के साथ देश खड़ा हुआ है। वो लोग अभी एक कमीशन बना करके पूरे देश में उसका काम कर रहे हैं। बहुत सीरियस काम वो चल रहा है कि एक देश के अंदर एक कमीशन परमानेंट होना चाहिए किसानों के सवालों को हल करने के लिए। तो वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको भी फिर हम लोगों ने जोड़ा। तो इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में 2 जत्थेबंदियां जो हम लोगों के साथ में थी, उसमें एक डल्लेवाल जी हैं और एक जो है एक साथी हैं जो है बलदेव जी, वो निकले और उन लोगों ने ये शंभू बॉर्डर के ऊपर और जो है सिंधु और जो है टिकरी खनौरी बॉर्डर के ऊपर उन्होंने अपना शुरू किया। अब वो थोड़ा सा संदिग्ध था। संदिग्ध इस मायने में था कि उन्होंने पहले जो तारीख दी थी जो है उसको उन्होंने, जब हमने 16 तारीख जब अनाउंस की तो उन्होंने अपना कार्यक्रम 13 तारीख को रख दिया। तो इससे लगा कि जो है वो जो है कुछ ना कुछ आगे आके करना चाहते हैं, और पूरे देश की जत्थेबंदियां एक तरफ और ये 2 जत्थेबंदियां हैं जो आगे बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं। फिर 26 तारीख को लेकर के ये जो अभी जो लोग कर रहे हैं, 26 तारीख को भी लेकर के SKM की जो अनुशासन था, उसका जो एक एग्रीमेंट था, तो ये एक किस्म का जो 26 जनवरी को लाल किले वाली जो एक बड़ी साजिश जो है होम मिनिस्ट्री ने की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो सब कुछ जो कुछ भी हुआ था उसमें जो लोग जो है शामिल, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग उसके साथ आइडेंटिफाई हुए थे उसमें से एक ही तो कहा गया कि एक्सीडेंट में मौत हो गई, हाँ, लेकिन असल में तो वो हत्या थी। और फिर उसके बाद में और जो लोग हैं वो उसमें से कुछ लोग इसमें शामिल हैं। तो हम लोग तो जो है अहिंसा
के तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं करना चाहते। हमारी मंशा ये है कि लोग देश की 142 करोड़ जनता किसानों की स्थिति को समझे और ये कहे कि जब ये अन्नदाता है तो इसका जो है पूरा हिस्सा देना जो है वो इस देश की जिम्मेदारी है। और आप जो है जब भारत रत्न दे रहे हो तो जो जिसके कारण से भारत रत्न दे रहे हो वो स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जिन्हें जनक कहते हैं, तो C2 प्लस 50% फॉर्मूला उन्हीं ने दी और मोदी जी ने उसको 2014 से लेके आज तक कहा है कि हम उसको मानते हैं। तो मैं देश की सब पार्टियां मानती हैं। थोड़ा सा रोक के आपसे एक कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपका जो सवाल है वो MSP को लेके, किसानों की समस्याओं को लेकर है। इसमें मोदी सरकार को हटाना है या सरकार से कोई आपका झंझट नहीं है? अगर सरकार ये मानती है तो आपका सरकार से कोई दुराव नहीं है? मोदी जी अगर नहीं, देखिए क्या है कि मोदी से तो झंझट है। अच्छा। इसलिए झंझट है कि ये सरकार जो है ये मोदानी मॉडल देश पे थोपना चाहती है। मोदी अडानी मॉडल जी, मोदानी प्लस अडानी और अंबानी का, तो ये मेरे ही शब्द कॉइन किया हुआ है मोदानी मॉडल, जो इस समय देश के अंदर बहुत चर्चा में रहता है, दुनिया में भी अब चर्चा में है। तो ये मोदानी मॉडल को थोपना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। और इन्होंने, आप सोचिए कि कोरोना का इस्तेमाल भी इन्होंने किया कि कोरोना काल में 3 लाख करोड़ रुपए कमाया अडानी ने। आप सोचिए, मतलब जो है 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और ये बंदा कमा रहा था और उसी को इन्होंने अपना आदर्श बना लिया। और इसीलिए जो ये एक समझ है, आखिरकार जिस समझ के साथ में 3 कानून लाए गए थे या जिस समझ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी, वो ये है कि जब तक किसान, किसानी और गांव खत्म नहीं होगा, जब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। ये एक यूरोप का और अमेरिका के डेवलपमेंट का मॉडल है। तो ये लड़ाई को लेकर ये स्टोरी अब चल रही है ना, एलपीजी के खिलाफ से ये लड़ाई चल रही है, उस समय से चली है। लेकिन इसमें आगे आके जब इसकी पॉलिटिकल नुआंसेस हम देखते हैं तो 22 में किसान आंदोलन के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, वहां पर एक बड़ा मूवमेंट का हिस्सा रहा और उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बाकी जगह नहीं होता है। तो क्या ये इस लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह से उभार होना, एक टुकड़े का जो उभार होना, क्या वो पॉलिटिकल नुआंसेस उसके कुछ देखते हैं आप? नहीं, वो 2 टुकड़े का नहीं है। वो अभी देखिए, हम लोगों का तो अभी चल ही रहा है ना। हम लोगों का तो अभी 16 तारीख का बंद किया। अब हम 14 मार्च को दिल्ली में हम लोग किसान मजदूर महापंचायत करने वाले हैं। मैं बस आपसे तो हमारा नुआंसेस आपको राजनीतिक नुआंसेस बन पा रहे हैं? राजनीतिक नुआंसेस तो इसके ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने, आपको याद है कि बंगाल के अंदर जो है हम लोगों ने कहा था कि जो किसानों के खिलाफ में इस तरीके का काम कर रहा है उसको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। तो भाजपा को सबक सिखाओ से लेके भाजपा को हराओ तक, ये हम लोगों की एक पॉलिटिकल लाइन है, जिसका मूल आधार ये है कि ये किसानी को और किसान को और गांव को खत्म करना चाहते हैं और हम उसको बचाना चाहते हैं। हमारे संगठन का यही उद्देश्य है। मांगों के तौर पर हमारी ठीक है, हमारी मांग जो है C2 प्लस 50% है। मतलब है एक, इसको समझना जरूरी है आपके दर्शकों को कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ हमारा खरीद लो सरकार से, और इसलिए लोगों को ये गलतफहमी फैलाती है सरकार की बहुत पैसा लगने वाला, हजारों करोड़ रुपया लगने वाला। ऐसा नहीं है। केवल जो है अभी एक जो रिसर्च आया है उसने बताया है कि जो है 21,000 करोड़ रुपया जो है इसमें एक्स्ट्रा लगना है, क्योंकि ये जो खरीदा जाएगा है ना, ये खरीदने के बाद में तो ये बाजार में बिकेगा ना। बिल्कुल। तो बाजार में बिकेगा तो इसका पैसा आने वाला है। ये कोई खाद ऐसा थोड़ा ही है कि सरकार खरीद ले और वो जो है समुद्र के अंदर डाल दे, ऐसा नहीं है। तो ये तो केवल ये है कि हमारे माल को जो ये होता है कि जैसे केरल की सरकार है, केरल की सरकार ने 16 सब्जियों का MSP तय किया, तो फिर अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि टमाटर है या आपका आलू है या आपका प्याज है, वो ऐसा नहीं होगा कि कभी 8 रुपए या 10 रुपए किलो बिकेगी, कभी 80 रुपए किलो बिकेगी, ऐसा नहीं होगा। किसान के पास भी जो कम से कम न्यूनतम उसकी लागत है वो उसकी गारंटीड आएगी। तो हम केवल अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि उनको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि किसान एकमात्र ऐसा तबका है कि पिछले 20 साल में 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। 7.5 लाख नेताओं ने आत्महत्या नहीं की, 7.5 लाख कर्मचारियों ने नहीं की, 7.5 लाख व्यापारियों ने नहीं की, 7.5 लाख युवाओं ने नहीं की, 7.5 लाख, मतलब कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है इस देश के अंदर जिसने इस स्तर के ऊपर आत्महत्या किया हो। तो मतलब यह है कि उसका जो पूरा पेशा है,
जिसको आप अन्नदाता कहते हो, वो इतना घाटे के अंदर जा रहा है, ये चीज और वो इतना कर्जा उसके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि ये जो पूरी उसका जो दाम उसको नहीं मिलता। इस पे डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी ने जो बात कही थी कि पूरा का पूरा गांव का पैसा शहर में जाता है ना। और उस समय उन्होंने कहा था कि एक गांव से एक करोड़ रुपया जाता है, औसतन जाता है, तो उन्होंने 5.5 लाख करोड़ रुपया चला जाता है। अब आप सोचिए, और वो सब पूरा पैसा अडानी अंबानी के पास में जो है लोन करके दे देते हैं। आज वो 11 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन इसमें मैं आपने अभी एक जिक्र किया कि किसान आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो मजदूर तबका उसमें साथ में आया, और खासतौर से जो संगठित मजदूरों की ट्रेड यूनियन है वो आई। मजदूर भी उसके अंदर इसमें आपको मनरेगा के वर्कर्स भी आए, और आपको समाज के अन्य तबकों के भीतर किसान आंदोलन के क्या आपको रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं, और जो ग्रामीण आबादी है, जो खेतीहर आबादी है, वो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं, छात्र नौजवान हैं, वो किस तरह से किसान आंदोलन से जुड़ाव महसूस करते हैं, और वो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को कि इस समय गांव क्या है। गांव में अगर कहीं है तो 50% किसान है, 50% खेती और मजदूर है जी। और दोनों का पेट एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। किसान की जब हालत सुधरेगी तो खेती और मजदूर की हालत भी सुधरेगी। हम ये कहते हैं कि मनरेगा जो है उसका 200 दिन का काम 600 रुपए के हिसाब से उसको दिया जाना चाहिए। तो हम लोग खेतीहर मजदूर के तमाम सारे सवाल, या शेयर क्रॉपर्स का सवाल, जो बटाईदार जो हैं उनकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, है ना। जब कुछ नुकसान होता है, क्योंकि बेसिकली तो वही खाता है, मतलब वही खेती कर रहे हैं, तो उसको भी एक हिस्सा उसका देने का काम करना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो पूरी इकोनॉमी है वो अकेली किसान अकेले से नहीं सुधरेगी। उसके अंदर खेतीहर मजदूर को भी, अभी जिसको हम मनरेगा मजदूर कहते हैं, उसको भी, सबको हमको एक साथ लेने का काम करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने जो एक अपना एक किस्म का जो गठबंधन अपना बनाया श्रमिकों के साथ में, उसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऊपर मूल तौर पे हमारा फोकस है। और इसीलिए हम 26,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी फिक्स हो, 4 जो लेबर कोड हैं उनकी जो है उनको रद्द किया जाए, श्रम कानूनों को वापस लाया जाए, निजीकरण के ऊपर रोक लगाई जाए। 70 लाख नौकरियां हैं इस देश में जो कि खाली है, मतलब पोस्ट वैकेंट हैं, उनको भरने का काम किया जाए। तो ये सब सवाल हैं, तो हम युवाओं को भी साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महिला संगठनों के जो पूरे सवाल हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने जब किसान संसद की थी अपनी जो है अपने आंदोलन के दौरान, तब हम लोगों ने महिलाओं की, किसान महिलाओं की भी संसद की थी, जिसकी स्पीकर हम लोग के यहाँ पे मेधा पाटकर बनी थी। तो हम लोग जो है पूरे समाज को एकजुट करके आगे लेके जाने का काम करना चाहते हैं। और हमारा कहना है कि भाई किसान की हालत सुधरेगी, गांव की हालत सुधरेगी, तो इस देश की इकोनॉमी भी सुधरेगी और पूरा देश आगे जाएगा। तो मजबूत बनाने का तरीका मोदी जी में और हमें अंतर ये है कि मोदी जी को लगता है कि अडानी अंबानी जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा। हमको लगता है कि किसान मजदूर जितना मजबूत होगा, जितनी ज्यादा उसकी परचेसिंग पावर होगी, जितना ज्यादा वो मार्केट से खरीद पाएगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन का इस्तेमाल होगा, उतनी ज्यादा इंडस्ट्री चलेगी, उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतने ज्यादा मजदूर रहेंगे। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये बेसिक डिफरेंस है। और इसलिए मैंने कहा कि एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के पूरी असल में बहस है। जो लोगों को एमएसपी दिखती है, जो लोगों को कर्जा मुक्ति दिखती है, लेकिन जो मूल लड़ाई है, मतलब मूल लड़ाई उसी आर्थिक सवाल है। जैसे मैं आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन नर्मदा वाला आंदोलन है, तो देश में आज जो है 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको विस्थापित किया गया बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर, और आज तक उनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ, और वो कहीं सवाल ही नहीं है। इस सवाल को मैं इस तरह से आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप अभी हम राष्ट्रीय पलक पे बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश का एक सवाल ये रह गया है कि किसान आंदोलन की क्या वैसी तीखी लड़ाई आप जहां पंजाब हरियाणा या आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, वैसा मूवमेंट यहाँ आप भी रहे, यहाँ पे मेधा रही, बादल सरोज जी थे, प्रहलाद बैरागी थे, इरफान जाफरी से लेकर तमाम नेता यहाँ पे रहे, लेकिन कोई बड़ा इधर भोपाल या आसपास का रंजीत खातेगांव में साथी हैं वो भी कर रहे थे, तो छुटपुट होती रही, लेकिन बड़ा वैसा नहीं बन पाया। एक बात। दूसरा, लेकिन साथ में जो आप आर्थिक सवाल की बात कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ये लगता है कि आर्थिक तौर पर किसान जिस तरह का काम करता है और किसान को
अपने प्रोडक्शन का। ये इसलिए कि दुनिया में ऐसा कोई और सेक्टर नहीं है जिसमें अपने प्रोडक्ट की कीमत वो खुद तय ना करता हो। ये कैसे संभव हो पाता है, और इस पर किसी का कोई राजनीतिक दल इस पे नहीं करता है कि किसान खुद अपने प्रोडक्ट की कीमत तय कर पाए। ये दूसरे लोग क्यों तय कर रहे हैं? बाकी किसी और सेक्टर में मैं कुर्ता पजामा जो भी पहने, कुर्सी पहने, हम खरीदें, कुछ भी खरीदें, वो व्यक्ति तय करता है, वो इंडस्ट्री तय करती है उसकी कीमत। किसानी एक ऐसा कैसे अलग रह जाता है इस आर्थिक सवाल में कि उसका दाम कोई और तय करता है? मुझे लगता है कि ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए जो लोग नीति आयोग में बैठे हैं, इसके पहले जो योजना आयोग थे, जिन लोगों ने सरकारें पिछले 76 साल से चलाने का काम किया है, तो उन्होंने ये बात एकदम स्पष्ट हो गई आपके कहने से कि उन्होंने पैरामीटर्स ही अलग तय किए हुए हैं। और वो पैरामीटर ये है कि एक आदमी कमाएगा और पूरा परिवार खाएगा, और यहाँ पर पैरामीटर ये है कि आप कमाएंगे और आप ही खाएंगे। ये अंतर है। अगर जो ही ये आप इस पैरामीटर को बदल देंगे, जिस बात को डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा था, अगर आप श्रम की पैरिटी कर देंगे, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका के अंदर आज जो है 10 से 15 डॉलर मिनिमम वेज है ना, या यूरोप के अंदर जो है, और आप समझ लीजिए वो हो गया पूरा जो है 1500 रुपया हो गया है ना, वो हो गया 1 घंटे का। और यहाँ पर 1 घंटे का नहीं, पूरे दिन का 160 रुपए 170 रुपया भी मिल रहा है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के स्तर के ऊपर जो पैरिटी ऑफ जो लेबर है, वो एक बराबरी की बात होनी चाहिए। लेकिन हम लोग इतनी दूर चल रहे हैं कि जो एक सवाल हमारे फ्रीडम मूवमेंट के समय, उस समय के किसान आंदोलन के जो सवाल थे, मैं क्योंकि आपके चैनल का उसमें इंटरेस्ट है, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए। लोग मतलब वो आजादी मिली किसने दिलाई? उन्होंने कहा कोई पार्टी ने दिलाई। इस बात को समझिए, इस देश के अंदर अगर जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो वो किसान आंदोलन के चलते हुई। इस देश के अंदर अगर राजशाही खत्म हुई तो किसान आंदोलन के चलते हुई। अगर यहाँ पर भूमि सुधार हुए तो किसान आंदोलन के चलते हुए। अब वो सब आंदोलन, उस सब चीज को पूरे देश के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, उसे ना टेक्स्ट बुक में उसे पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा किसान आंदोलन का इतिहास जो है वो उसी को ही पूरा तरीके से जो है वो भेदभाव पूर्ण तरीके से आजादी की लड़ाई में जिसमें मजदूरों का जो 1919 में मजदूर जब आते हैं और किसान जब जुड़ते हैं तो आजादी की लड़ाई एक नया फ्लेवर लेती है। और वो सही बात कही आपने। बस मैं आखिरी आपसे इस पे थोड़ा सा टिप्पणी चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी किसान आंदोलन की क्या स्थिति है, और चूंकि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आप सक्रिय हैं और उस पूरी बात को आपने रख दिया, खास तौर से मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए और यहाँ के आंदोलन जिस तरह से चल रहे हैं उनको लेके आपका कोई टेक हो, और यहाँ कैसे और बेहतर अन्य तबकों के साथ जुड़ाव की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 25 किसान संगठन हैं जो हम लोग एक साथ काम करते हैं संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर। सबकी अपनी अपनी पॉकेट्स हैं। सबसे बढ़िया काम रीवा के अंदर होता है, जहाँ पर वहाँ 380 दिन चला आंदोलन, रीवा में भी 380 दिन चला। और जो है लगातार यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है। कल भी वहाँ किसान पंचायत, आज मैं भी रीवा में जाने वाला हूँ वहाँ पर। तो एक किस्म का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और एक बहुत बड़ी ताकत कि वहाँ पर, चाहे हम लोग अभी गए थे तब 10,000 किसानों की पंचायत हुई, अभी राकेश टिकैत आए थे 25,000 किसानों की पंचायत हुई। तो बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ पर जो है हो पाते हैं। जैसे ग्वालियर है, वहाँ पर हो पाता है। इंदौर है, वो भी एक सेंटर बना है जहाँ जहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पर नारा चल रहा है। असल में लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है जिस तरीके का डिप्रेशन हुआ है, आप सोचिए कि मुल्ताई के अंदर जो है जब 12 जनवरी 98 का आंदोलन हुआ, गोली चालन हुआ, उसके अंदर जो है 24 किसान शहीद हुए, 150 को गोली लगी 17 साल के बाद में। उसके बाद में मुझे और 4 साथियों को आजीवन कारावास की उसमें सजा हो गई। और कम से कम 400 मतलब 250 लोग ऐसे थे, और उस पूरे आंदोलन के दौरान 500 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 15 साल तक हर हफ्ते अदालत गए हैं। और जो ऐसे लोग हैं जिनको की मतलब साल में 2 बार 4 बार 6 बार पुलिस जो है उठा करके ले गई वारंट के नाम पर, और ये कर रहा है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से क्रश करने का काम हुआ है ना। ऐसा दूसरी जगह पे गोली चालन नहीं हुआ पूरे देश के अंदर। जलियांवाला बाग, उमा भारती ने कहा था कि जलियांवाला बाग जिस तरीके से याद रखा जाएगा, मुल्ताई भी याद रखा जाएगा, है ना। एक हाउस के अंदर उन्होंने कहा था, जो सरकार तो उसी तरीके से मंदसौर के अंदर हुआ। तो मतलब दोनों पार्टियां यहाँ पर आकर रही, और दोनों पार्टियों ने किसानों का उसी तरीके से जो है एक कत्लेआम कहिए या गोली चालन किया। और आज भी हम ये कहते हैं कि भाई जन आंदोलनों के ऊपर गोली चालन पर कानूनी रोक लगना चाहिए। आप जरा ये तो सोचिए, ट्रंप की सरकार जब जाने वाली थी, अमेरिका के पार्लियामेंट मतलब कांग्रेस में घुस गए लोग,
है ना। और भारत के पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उसने वो स्प्रे छिड़क दिया, कलर वाला स्प्रे, धुएं वाला स्प्रे छिड़क दिया, यूएपीए ठोक दिया, आज तक उसकी जमानत नहीं हुई, है ना। वहां पर आज तक एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ जो पार्लियामेंट में घुस गए, है ना। वहां केस चल रहा है, आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। अब वहां अगर गोली चलती हिंदुस्तान में, मान लीजिए किसान अगर पार्लियामेंट में घुस जाएगा, क्या होने वाला है ना। आप सोच ही सकते हैं। जंतर मंतर तक नहीं पहुंचने दे रहे। जंतर मंतर के अंदर अभी मैं गया, मतलब 15 दिन पहले, तो वहां पर तो मतलब ऐसी सर्चिंग हो रही थी कि जैसे पीएम हाउस के अंदर जाते हैं। मतलब जो एक केवल फ्री स्पेस ऐसी थी इस देश के अंदर, जंतर मंतर, जहां पर पूरे देश के लोग जाते थे, अपनी बात को मानते थे, कोई सुनता था नहीं सुनता था लगे, लेकिन उतनी तो था कि हम जा सकते हैं। वहां पर भी नहीं जाते थे, वहां पर भी इतनी सर्चिंग वहां पर करते हैं। और वहां पर बिल्कुल उन्होंने कर दिया 110 बजे शुरू करेंगे, 5 बजे तो उनका मतलब जैसे पूरी तरफ से मतलब आ जाते हैं पूरे सिक्योरिटी वाले और पूरा सब कुछ खाली करा देते हैं, एक भी आदमी अंदर नहीं रह सकता। तो इस समय जो है वो असल में एक पुलिस स्टेट को बनाने का काम किया। तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके का दमन हुआ है, उसके अंदर वो आंदोलन पूरा खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उसका एक उन्होंने डर तो पैदा करने का काम किया है। और दूसरी बात ये भी है, दूसरी बात भी है, जो काम मैं बाहर था, मंदसौर के बाद में हम AITCC बना पाए, हम संयुक्त किसान मोर्चा बना पाए, कायदे से हम 25 साल लेट थे। मुल्ताई के अंदर जब पुलिस फायरिंग हुई थी, उसी समय देश के अंदर एक बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अगर किसानों का बन गया होता, तो फिर आज जो है जिस किस्म की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, या आज जो हमारी सामूहिक ताकत है, मुझे लगता है कि देश का किसान और किसान संगठन डिक्टेट करने की स्थिति में होते अगर 1998 के अंदर वहां पे सब पहुंचे थे। वहां पर जो है मतलब मनसिंह टिकैत जी पहुंचे थे, है ना। वहां पर जो है नंजू स्वामी जो दक्षिण के सबसे बड़े नेता थे वो पहुंचे थे, शरद जोशी पहुंचे थे, सब नेता वहां पर पहुंचे थे। लेकिन वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो हम बनाने में कामयाब हुए AITCC का और बाद में संयुक्त किसान मोर्चे का, वो उस समय नहीं हो पाया। तो ये एक हमारी खुद की कमी है और उसको हम भुगत रहे हैं, लेकिन संभावनाओं के ऊपर काम होता है, लगातार हम प्रयास करते हैं। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में आपने जैसे कहा कि कुछ मतलब मोटे तौर पर कोई बहुत ताकत नहीं है, लेकिन पूरे देश में 16 तारीख के लिए पंजाब में गिरफ्तार नहीं किया लोगों को, हरियाणा में नहीं गिरफ्तार किया, वेस्टर्न यूपी में नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया, केवल मध्य प्रदेश के अंदर 20 जिलों में हमारे जितने प्रमुख साथी थे, मैं तो क्योंकि उस समय सोशल फोरम में 11 तारीख को ही कर लिया, बिल्कुल 16 नहीं 11 तारीख को पहले ना। तो ये मेरा मतलब है कि यहाँ की सरकार इतनी डरी हुई है ना। और मोहन यादव को लगता है कि हम ये बता दें कि भाई हम चल सकते हैं, तो हम मोहन यादव को बताना चाहते हैं कि भाई हम गोली चालन के बाद भी आंदोलनरत हैं, है ना। हम जो है मुल्ताई की गोली चालन के बाद में, 24 किसानों के शहीद होने के बाद में, मंदसौर के अंदर 6 किसानों के शहीद होने के बाद में हम जीवित हैं, लड़ रहे हैं। और हम नर्मदा के अंदर हम 38 साल से लड़ रहे हैं। तो मोहन यादव आएंगे जाएंगे, हमारे ऊपर असर नहीं पड़ने वाला, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथी आपका कोई सवाल हो रहा था? डॉक्टर साहब, आपने भूतकाल में और अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलनों के प्रकृति और स्वरूप और उद्देश्य में जो बदलाव आया है उसको हमें विस्तार से बताया है। मेरा सवाल महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है और खेतों में भी अगर हम देखते हैं तो वो काम करती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं का किसान आंदोलनों में क्या भूमिका रही है और आगे आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था कि महिलाओं की हम लोगों ने, महिला किसानों की हम लोगों ने संसद करने का काम किया। महिला किसानों के जो सवाल हैं उनको इंगित करने का काम किया। महिलाओं का जो एक पूरे आंदोलन के दौरान जो है एक तरीके की जो एक सुरक्षा का सवाल था, उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई। 1-2 घटनाएं इस तरीके की हुई थी, आपको याद होगा, तो उसकी पूरी जांच की, उसकी पूरी रिपोर्ट की, उसके हिसाब से हम लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया। तो एक किस्म की सेंसिटिविटी तो है, लेकिन जितना काम होना चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो आपको मालूम है ग्रामीण समाज है, और ग्रामीण समाज के अंदर महिलाओं को का जिस तरीके का जो भागीदारी जिस स्तर के ऊपर होनी चाहिए, तो काम में तो भागीदारी है,
लेकिन जैसा आप ये देखते हैं कि पुरुष जो काम करेगा उसको जो पारिश्रमिक मिलेगा और महिला को मिलेगा, उस दोनों के अंदर अंतर है। ये पूरे देश के अंदर है, मतलब अंतर है, जनरल भी अंतर है और वो खेत के अंदर भी अंतर है। उसको पाटने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे को इस बात का आभास है कि खेती किसानी के काम में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी है और उनको लीडरशिप के अंदर भी भागीदारी उसी स्तर के ऊपर मिलना चाहिए। ये एक किस्म का हमारा एक इच्छा है, लेकिन ये पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं तो लीडरशिप के अंदर आपको जैसे बहुत सारे नाम हैं, तो जो पुरुषों के दिखलाई पड़ते हैं वो महिला किसान नेताओं के दिखलाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो महिलाएं हैं नहीं या वो संगठन नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगर हम लोगों के यहाँ पर जब बॉर्डर्स के ऊपर जब महिला किसान थी, आप आती देखती तो लगभग जैसे सब जगह पर महिलाएं थी और मोटे तौर पे जो लंगर की पूरी व्यवस्था थी, लाखों लोग जो रोज वहां पर खा रहे थे, तो कौन खिला रहा था? ठीक है, पुरुष भी उसके अंदर बना रहे थे, लेकिन महिलाओं की उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी। और आप किसी भी, आप चाहे सिंगू बॉर्डर का कोई भी फुटेज निकाल के देख लीजिए, टिकरी बॉर्डर का निकाल के देख लीजिए, किसी भी बॉर्डर का निकाल के देखिए, आगे कम से कम जो है मतलब 5 या 10 रो के अंदर महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक वहां पर उनकी उपस्थिति रहती थी। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं कि भारतीय किसान आंदोलन को महिला किसानों को जोड़ने की और उनको फोरफ्रंट पे लाने की और उनको लीडरशिप रोल देने की एक जरूरत है, हमारे संज्ञान में है। हम तमाम कारणों से उसको अभी हाल में पूरा नहीं कर पाए। मेरा एक सवाल क्षेत्रीय स्तर पर है, जैसे कि जब 3 फॉर्म बिल आया था, उस टाइम जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो मैं उस टाइम दिल्ली में ही थी और हम लोगों ने भी जहाँ प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पे जाके विजिट किया था, लोगों से बात किया था। तो अगर हरित क्रांति की बात करें जो 1960 के दशक में आई थी, उसको हमने सिर्फ पंजाब हरियाणा या आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस तक ही सीमित नहीं रखा था। हमने दक्षिण में तमिलनाडु और जो ईस्ट है वहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी, वहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो आपका उत्तरी भारत है और जो दक्षिणी भारत है, उसमें किसान आंदोलनों के स्वरूप में और उद्देश्य में क्या अंतर है? देखिए, स्वरूप में तो अंतर होना तय है, क्योंकि फसलें जो है यहाँ पर हम लोग गेहूं चावल और ये सब जो लेते हैं, वहाँ पर दूसरी फसलें ज़्यादा ली जाती हैं। लेकिन इश्यूज तो वही इश्यूज हैं। लोगों को क्या है कि एक तो हमारे यहाँ पर एक लैंग्वेज का एक बड़ा सवाल है। तमिलनाडु में क्योंकि हम लोगों ने अब संयुक्त किसान मोर्चे के हम लोगों के रीजनल चैप्टर्स बने हुए हैं, सबसे ज्यादा किसान संगठन तमिलनाडु के अंदर है, 65 संगठन है ना। 65 संगठन और कहीं पर नहीं है। पंजाब में भी 32 संगठन है ना। हरियाणा के अंदर भी जो है 22-25 संगठन है, यहाँ पर भी 25 संगठन है। सबसे ज्यादा संगठन तमिलनाडु में है। लेकिन और वो तमिलनाडु के अंदर वो अय्या कन्नू की मैं बात कर रहा था, तो वो जिन्होंने की उस समय की शुरुआत हुई थी, वो मतलब जो किसानों ने आत्महत्या लेकर के और मल और वो सबका कुछ लेके उन्होंने किया था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है वहां पर, है ना। और तमाम सारी चीजें वो फ्री लेते हैं, मतलब वहां पर महिला और जो सुबह सब्जी लेकर के जाते हैं वो फ्री है, सब्जी लेकर के जाना जो है उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का नहीं मिलता। तमाम सारी फैसिलिटीज जो है वो लेने का काम करते हैं। तमिल मतलब ये आंध्रा के और तेलंगाना के किसानों ने, आपको मालूम है कि जब तक ये अभी चंद्रशेखर राव जब तक थे, तो 10,000 रुपया प्रति एकड़ जो है साल का बिना कुछ किए किसान के खाते में देने का, मतलब इतना किसान आंदोलन की वहां ताकत है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वहां की खबर यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। ये वैसी बात है जैसी यहाँ की खबर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो भाषा का एक किस्म का डिवाइड है, या ये कहा जाए अब तो ऐसी मीडिया की स्थिति ये है कि मेरे यहाँ पर मैं मुल्ताई के अंदर जो भी काम करता हूँ, तो मेरे यहाँ के अखबारों में मुल्ताई परिशिष्ट में छप जाता है, मेरे बैतूल के अंदर भी नहीं मालूम पड़ पाता है ना, कि हर 15 दिन के अंदर किसान संघर्ष समिति का एक प्रदर्शन होता है, धरना होता है, ज्ञापन होता है, कुछ ना कुछ होता है। बैतूल जिले में आप पूछेंगे उनको ही नहीं मालूम, क्योंकि किसी अखबार में छपता ही नहीं है ना। गोदी मीडिया कुछ मतलब इस एक पूरी संरचना के चलते ये प्रॉब्लम आ गई है। अन्यथा मतलब बहुत बड़ी ताकत, अगर केरल के अंदर ताकत नहीं होती किसानों की, तो क्या कोई भी सरकार रहे वो क्या समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद सकती थी क्या?
वहां पर जिस तरीके से उन्होंने एक जो है कर्जा मुक्ति को लेके एक बोर्ड बनाने का काम किया था, तो क्या वो बन जाता? तो ताकत जहां जितनी होती है वहां पर उतना ही मिल पाता है। तो हमारी ताकत तो है, लेकिन अभी दिक्कत क्या आती है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो सबसे ज्यादा लोग पंजाब के रहते हैं। अरे भाई, पंजाब दिल्ली के पास में है, हरियाणा दिल्ली के पास में है, तमिलनाडु से आने में 2 दिन लगते हैं, है ना? और आप फ्री कर दीजिए, भारत सरकार जो है एक आध बार जो है फ्री कर दे, क्योंकि हम जैसे धक्का देते हैं यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है आना फ्री, जाना फ्री, पकड़ेंगे खाना फ्री, ये साउथ से नहीं चलता है, ये केवल हमारे ही चलता है जो हम 30 साल से इसको चला रहे हैं। वो भी अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब जो है जब घुसोगे आप तो पहले कार्ड लगाना पड़ेगा, अब जैसा मेट्रो वाला सिस्टम है तो हमारा भी सब बंद हो जाने वाला है, क्योंकि हम बस से कभी जीवन में एक भी बार लेके जा नहीं सकते हैं, और किसान जो है वो किराए से उतना जा नहीं सकता है। तो वो सब चीजें ठीक है, जैसा चल रहा है वो स्थिति है जी। एक और चीज है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, मतलब वो हमेशा एक टैगलाइन के साथ बोलती है कि हम किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना चाहते हैं, लेकिन अगर जीडीपी में देखा जाए तो जो आपका ये एग्रीकल्चर है उसका जो भागीदारी है वो कम दिखाई देता है। तो जो ये गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है या जो भी वो वादा करती है कि हम किसानों की जो इनकम है उसको डबल करेंगे, आप उसको कैसे देखते हैं? और आप आपके जो किसान आंदोलन है उसमें किस तरीके से उसको आगे ले जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारी बात को माने? जैसे आप एमएसपी के लिए भी 50% जो स्वामीनाथन का फॉर्मूला है उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये देखिए, ये स्टेप्स के ऊपर काम है। पहली चीज ये है कि संपूर्ण कर्जा मुक्ति हो, क्योंकि कर्जा इसलिए चढ़ा है कि उसको एमएसपी नहीं मिली, है ना? तो पहले कर्जा मुक्ति एक बार हो जाए, इसके बाद में एमएसपी मिलना शुरू हो जाए, फिर हम आय दुगनी करने के मामले को लेकर के हम आंदोलन करेंगे, मोबिलाइज करने का काम करेंगे। अभी तो मोदी जी का ये जुमला है, जुमले फेंकने की उनकी आदत है ना? कल ही वो मध्य प्रदेश के अंदर आकर के वो मतलब आए तो नहीं थे, लेकिन जो है जैसे होता था ना कि वो खड़ाऊ रख के पूजा करने का काम, तो यहाँ के पूरे में लाल ग्राउंड से निकला था, लाल परेड ग्राउंड से निकला था, तो जितने आंगनबाड़ी वाली महिलाएं और आशा वाली महिलाएं, जितने होमगार्ड वाले, वो सब जो है पकड़ पकड़ करके ढो ढो करके वो जो लेके आते हैं वो सब थे। उनका वर्चुअल जो है भाषण उनका सुन रहे थे, वहां वो ये कह रहे थे कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है हमने बना दी। अब तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी, किसान को पेंशन कितनी दे रहे हैं? 17 रुपया दिन, 6,000 रुपये साल है ना। और वो भी मतलब कितना बड़ा किसानों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साल का 6,000 रुपये दे रहे हैं, 5 साल से घोषणा हो चुकी है, हर किसान के खाते में 30,000 रुपये अब तक आ जाना चाहिए। मैं पिछले 2-3 महीने में 200 गांव के अंदर कम से कम गया, हाथ खड़ा करके पूछा, सर्वे करा कर देखा, एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसके खाते में 30,000 रुपये आया। और अब जब नीति आयोग ने आंकड़ा निकाला और हिंदू जो एक अखबार है अंग्रेजी का बड़ा, उसने जब रिसर्च किया तो पता चला कि 3 करोड़ परिवारों के पास में ही कुछ ना कुछ 1-2-4 किश्त पहुंची है, और किसान है 15 करोड़। तो ये फ्रॉड करने की आदत है ना? मोदी जी जो है इस तरीके के जुमलेबाजी करते रहते हैं। तो वही जुमला है डबल आय करने का। सबको ये मालूम है कि खाद का रेट और बिजली का रेट और कीटनाशक का रेट कितना आगे बढ़ गया, महंगाई कितनी आगे बढ़ गई। तो रियल इनकम जो है किसान की वो 40% कम हो गई है महंगाई को, क्योंकि कंपनसेट करने का कोई भी इंतजाम नहीं है इस कारण से। और इसीलिए हम जो है, अगर एक बार हमारी एमएसपी की बात मान ली जाती है तो फिर हम अपने जो एमएसपी को जो तय करने का तरीका है उसमें हम चाहेंगे कि महंगाई जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात के अंदर उसके अंदर भी जो है, जैसे महंगाई भत्ता कर्मचारियों को कुछ दे दिया जाता है, कमी दिया जाता है, 33% दिया जाता है, लेकिन हमारे को पूरा महंगाई के अनुपात में हमारा सीटू प्लस 50% तय हो, ये हमारी अगली डिमांड होगी। तो ये तो एक लगातार सतत संघर्ष है, चलता रहेगा किसानों को न्याय दिलाने के लिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसान आंदोलनों पर इतने विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू।